जरा मतलब अनुभव की कमी है, जुआ तो भी है। वो कोई चेहरा नहीं है। और आपका संगठन का व्यक्ति जाकर के वसूली कर रहा है, जाकर के कंपनियों वालों को धमका रहा है, जाकर के टोल प्लाजा के पास मछली की गाड़ी को रोक रहा है, जाकर के एनटीपीसी को धमका रहा है, जाकर के अडानी से बात कर रहा है, जाकर के मगध में कह रहा है कि हमको पैसा दीजिए, जाकर के आम्रपाली में कह रहा है कि पैसा दीजिए, और वसूली कर रहा है सब जगह जाकर के। तो उसी का लीडर, ना अपना जाति का नेता, ना झारखंड का नेता है, चोर उचक्का वसूलीबाज गैंग का एक छोटा सा नेतृत्वकर्ता बनकर रह गया है। अब भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि भाजपा में कई चेहरे पर खतियानी नहीं है। 2029 में जेएमएम की सरकार सत्ता से वापस जाए। हाँ बिल्कुल। जो लफंगे हैं, चक्के हैं, पैसे की वसूली करते हैं, सड़कों पर गाड़ियों को रोकते हैं, मछली की गाड़ियाँ रोकते हैं, कंपनी के दरवाजे पर जाकर वसूली करते हैं, वो उसी का नेता है। उतना ही दायरा है, एलिगेशन लगा रहे हैं। वही दायरा है। क्या जो जिस जाति से पैदा लेता है बस वही उसका समाज होता है। जिस तरह टाइगर जयराम कह रहे हैं, निशा भगत का निष्कासन इसलिए हुआ कि उनके समाज पे हमला किया। तो नमस्कार, इस वक्त हमारे साथ हैं आंसू का एक युवा, तेज तर्रार और बेहद खास चेहरा संजय महतो जी। संजय महतो जी की एंट्री जब से आंसू में हुई है, आंसू का जो भगवा रंग था ना, कुछ चढ़ता हुआ नजर आ रहा था, वह उतरने लगा है और एक बार फिर से आंसू में हरियाली छाने लगी है। कई चेहरे शामिल हो रहे हैं। हालांकि वो चेहरे कितने अस्थायी होंगे, आंसू की प्रॉपर्टी होंगे या लाइबिलिटी होंगे, वो देखने वाली बात होगी। बाद के दिनों में पता चल पाएगा। लेकिन इतना तय है कि जब से संजय मेहता की एंट्री हुई है, आंसू में जो एक बेरौनक सा दिख रहा था, एक बेचारगी विरानगी छाई थी, अब दूर होती नजर आ रही। लेकिन संजय मेहता के जिस परसेप्शन की मैं बात कर रहा हूं, इस पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं। संजय जी, जहां आपके एक मित्र हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाता, आपके एक मित्र हैं विजय सिंह, जानते हैं? आज जेलकेम के केंद्रीय प्रवक्ता हैं, आपके पुराने मित्र रहे हैं, एक पार्टी में रहे, इतना तो मानना पड़ेगा। ठीक है, जानता हूं नाम। हमारा जो परसेप्शन है, इसके इतर उनका परसेप्शन है कि संजय मेहता की आंसू में जो एंट्री होगी ना, आंसू की बर्बादी की शुरुआत यहीं से होगी। संजय मेहता की एंट्री से आंसू के जो पुराने चेहरे, जो पुराने चावल हैं आंसू के, वे असहज महसूस कर रहे हैं। कई ऐसे चेहरे हैं जो कल तक सुदेश महतो जी के साथ बैठते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जबकि आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो साथ में बगल की कुर्सी पर बैठते थे, अब बेचारे वो पीछे खड़ा होते हैं। और यही वो सवाल है या यही वो आग है जो एक दिन आंसू को खा जाएगी। कौन सा रंग आपको अच्छा लगा, मैं जो परसेप्शन क्रिएट किया, या मैं जो तस्वीर बनाई हो, या वो तस्वीर जो विजय सिंह रख रहे हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो दोनों परसेप्शन है, एक पत्रकार का है और एक विरोधी दल के किसी एक प्रवक्ता का या सामान्य कार्यकर्ता का है, दोनों से इतर मेरी राय है। अच्छा। आजसू की अपनी एक वैचारिक पंक्ति है, आजसू का अपना एक इतिहास है, आजसू का अपना एक संघर्ष का पन्ना है। और आजसू को अगर इस आकलन के दृष्टिकोण से आप देख रहे हैं कि मेरे आने और जाने से या किसी के आने और जाने से आजसू कमतर हो जाएगा या आजसू अधिक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि मेरे आने के बाद से आजसू में रौनक आई। आजसू में रौनक पहले से भी था। आजसू में राजनीतिक प्रभाव हुई थी, तब आपकी एंट्री हुई है। विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, बेरौनक तो आंसू हो ही गई। नहीं, ये आंकड़ों के दृष्टिकोण से, पॉलिटिकल अर्थमेटिक में, पॉलिटिकल गणित में, वोटों के आंकड़े में आप ये कह सकते हैं। ये सारी पॉलिटिक्स इसी वोट को आंकड़ों के गणित का, सत्ता जाती है, सत्ता आती है। दूसरा, उनका ये कहना है कि सुदेश जी के जो पुराने चहेते हैं या मित्र हैं, जो संगठन के कार्यकर्ता हैं, इस राज्य के अंदर मैं आपको बताता हूँ, मैं पिछले 6 महीने से आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी के साथ यात्रा कर रहा हूँ। मैंने देखा है उनके लीडरशिप की क्वालिटी को। वो सुबह 10 बजे उठते हैं और रात के 3 बजे, 3:30 बजे घर वापस आते हैं। पिछले 6 महीने में यही रूटीन है, कभी रात 1 बजे, कभी 2 बजे, कभी रात के 3:30 बजे, और फिर से सुबह के 8-9 बजे से वो लग जाते हैं।
इस दौरान मैंने देखा है कि गाड़ी में वो एक एक कार्यकर्ता से बात करते हैं, अगर किसी का फोन नहीं उठा पाए तो वो बैक कॉल करते हैं। दूसरी बात कि वो सबको सम्मान देते हैं और सबको वो बराबर समझते हैं। तो ये एक गलत धारणा लोगों में बनाई है कि मेरे आने के बाद ऐसा कुछ हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आपके आने के बाद लोग असहज हैं। ये क्या बिल्कुल वे नहीं। सच है कि जो यहाँ के सब मेरे परिवार के लोग पुराने चावल हैं? मैं बड़े चेहरों की नहीं, बात नहीं, नहीं मैं कर रहा हूँ, लोगों से- उधर बातों की बात नहीं करूंगा, प्रवीण प्रभाकर की बात नहीं करूंगा, दूसरे उनकी बात नहीं करूंगा जो तृतीय श्रेणी के द्वितीय श्रेणी के लीडरशिप थे, उनमें तो असहजता है, ऐसा दावा उनका है। देखिए, अपना एक संगठन का सिस्टम बना हुआ है। छात्र इकाई का अपना काम है, युवा आसू का अपना काम है, बुद्धिजीवी मोर्चा का अपना काम है, अधिवक्ता संघ का अपना काम है, तो मेरा महिला मोर्चा का अपना काम है, और संगठन की केंद्रीय समिति है, जिला समिति, सबका संगठन का अपना अपना स्ट्रक्चर है। ये एक पॉलिटिकली फैब्रिकेटेड कमेंट्स कह सकते हैं या कोई नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कह सकते हैं, क्योंकि लोग चाहते हैं कि आंसू आगे ना बढ़े। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि संगठन में मेरे आने के बाद से कोई असहज हो गया या फिर किसी को कोई परेशानी हो। हम लोग तो रोज सबसे मिलते हैं, साथ में खाते हैं, हम लोग गले लगते हैं, संगठन की रणनीतियां तय होती है, अगले दिन क्या करना है, कहाँ पर सभाओं में कैसे जाना है, किसको स्पीच देना है, ये सारी चीजें कई नहीं, उनके इसकी एक वजह भी थी। आकलन ये था कि जो स्टाइल है टाइगर जयराम का, जिस आक्रामकता से वो बातें रखते हैं और जो फैक्ट्स एंड फिगर टाइगर जयराम के पास होता है, संजय मेहता के पास वही होता है। तो चूंकि संजय मेहता इतने आक्रामक तेवर के साथ बात करते हैं, आंसू के प्रवक्ताओं में देखा जाता था कि बड़ा ही मुस्कुराते हुए के उदारता से बात करते हैं। तो संजय मेहता जब से आए हैं, उसे ही स्टाइल जो है टाइगर जयराम वाला, उसी आक्रामकता के दूसरी बात, मैं इसके कारण लोग असहज हो रहे हैं। नहीं, मेरा तो अपना मौलिक एक तरीका है बातों को रखने का। देखिए, राजनीति में मैं आज से तो हूँ नहीं, मैंने 19 का भी इलेक्शन लड़ा था, 19 में तो कोई आंदोलन नहीं हो रहा था, मैं अन्ना के आंदोलन में भी सक्रिय रहा था, उस वक्त पढ़ाई कर रहा था तो वहां पर भी था। तो राजनीतिक तौर पर जो मेरी सक्रियता है, मैं सारंडा के जंगलों में घूमा हूँ 2017 में, 6 महीना में सारंडा के जंगलों में घूमा हूँ, टोंटो में, किरुबुरु में, मेघातुबुरु में, बड़ा पासिया में, आपका गोवा में, इन सब एरिया में मैं घूमा हूँ। तो झारखंड के तमाम इलाकों को मैं घूमा हूँ। तो ऐसा नहीं कि ये बातें मैं आज कह रहा हूँ, बहुत पहले से मैं कहता। आप मेरे अगर पूरे गूगल में या सोशल मीडिया में देखेंगे तो 2015-16 में इन सब सारे विषयों पर मैं बात कर रहा हूँ, विस्थापन पर, खतियान पर, बहुत पुराने वीडियो मिलेंगे आपको। तो ये तो आग बहुत पहले से है। हाँ, इसको एक व्यापक एक कहिए प्लेटफॉर्म मिला है, और व्यापक दृष्टिकोण एक प्लेटफॉर्म की तलाश थी, और तलाश आंसू में पूरी हो गई। प्लेटफॉर्म, देखिए, जब आप कोई विजन के साथ आगे बढ़ते हैं तो एक आप अगर सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे हैं कि एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे हैं, तो दायरा सीमित हो जाता है। तो आपके लिए बेहद जरूरी है कि उसको एक राजनीतिक स्वरूप प्रदान किया जाए। जो आप विजन और सोच रखते हैं, तो राजनीतिक तौर पर आप कैसे सफल करेंगे। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं जी। हाल के दिनों में कुर्मी और आदिवासी को लेकर, कुर्मी एसटी स्टेटस को लेकर के विवाद छिड़ा। आदिवासी समुदाय का कुछ एक खेमा है या वहां से एक स्वर आता है कि इस कुर्मी स्टेटस के कारण उसकी हकमारी हो। इसी की एक आवाज थे निशा भगत। पार्टी ने आधे घंटे के अंदर, जेल कैंप की बात, उन्हें निष्कासित कर दिया। हालांकि इसी के पहले यही निशा भगत यहाँ का जो कन्वर्टेड ईसाई है, आदिवासी ईसाई है, उन पे निशाना साध रही थी और ईसाई समुदाय पर भी निशाना साधते हुए उसे चर्च तोड़ने की बात कह रही थी, कसाई बोल रही थी। तब उसका निष्कासन नहीं हुआ। निष्कासन तब हुआ जब निशा भगत ने कुर्मी समुदाय की अस्मिता पर सवाल उठा दिया। तो इस पर हम क्यों कमेंट करें, ये तो किसी के पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल मसला है। वो क्या आपको लगता है कि निशा भगत के साथ जो हुआ वो ठीक हुआ? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में यही होना चाहिए? ठीक है, मैं दो बातें कहना चाहूँ। पहली बात तो ये कि ये हमारे संगठन से जुड़ा विषय नहीं है, जिसके लिए मैं बोलने के लिए अधिकृत भी नहीं हूँ, मेरा बोलना जरूरी भी नहीं। दूसरा, क्या गलत है और क्या सही है, जनता इसका आकलन करती है। और मैं यही समझता हूं कि अगर आप किसी मोर्चे पर आपने कोई गलती की है, तो
आपको इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। अगर आपके दृष्टिकोण में किसी ने आपके संगठन के भीतर गलती की, एक लड़का रामगढ़ का उनके संगठन का वसूली में फंस गया, ऑडियो रिलीज हो गया, पैसे वसूली के लोग करके झगड़ा करने लगे कार्यकर्ता, तो चल ही रहा है, ट्रेंड है वहां का तो ऑडियो रिलीज हो गया, तो इसी तरह से एक चिट्ठी निकली कि आपको 3 महीने के लिए संगठन से बाहर किया जाता है। तो वसूली वाले मसले पर, जो एक बड़ा मसला है, मैं आप एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 3 महीने में फिर आपने उसकी वापसी करा ली। कुछ कार्यकर्ताओं पर रेप के चार्जर लगे, मैं बता रहा हूँ, कंपेरिजन बता रहा हूँ, तो रेप के चार्जर लगे, तो उनको रेप के आरोप के बावजूद भी फिर संगठन में वापसी हो गई। हाँ, और उनसे भी कारण बताओ, नोटिस जारी निकालना है, बिल्कुल निकालिए, जिसको भी निकालना है, आप अधिकृत है, संगठन आप चला रहे हैं। इकलौते नेता है। हाँ, वो सब खैर चलता रहता है। सी जिनपिंग, क्या नाम है तो आपने क्या किया कि कोई भी शो कॉज जारी नहीं किया, और संगठन कैसे काम करता है ये भी तरीका पता नहीं। नरेंद्र मोदी जी को भी जब टिकट जारी होता है तो भाजपा के जनरल सेक्रेटरी अरुण सिंह का साइन होता है। अध्यक्ष कभी साइन नहीं करते हैं ये ऐसे फैसलों पर, महासचिव का साइन होता है। तो साइन करने का जो लस्ट है, जो भूख कि हर जगह मेरा ही हस्ताक्षर होना चाहिए, हर जगह हाथ में माइक मेरे पास होना चाहिए, हर गाड़ी के छत पर हम रहेंगे, और हर पोस्टर में मेरा फोटो होना चाहिए, हर जगह सिर्फ नाम मेरा होना चाहिए, ना किसी का साइन चलेगा, ना किसी का स्पीच चलेगा, ना किसी की सभा होगी, ना किसी का भाषण चलेगा, द वन एंड ओनली मैन। और यही कारण है कि रिजवान क्रांतिकारी, फरजान से लेकर निशा भगत और संजय मेहता की, और कई चेहरे, गुणानंद महतो, दीपक महतो, अमित महतो, उदय बंकीरा, बहुत सारे ऐसे कतार हैं, और अभी कतार लगेगी। जितना जाने वालों की कतार है उससे ज्यादा निकलने वालों की कतार है। नहीं, और सबका आश्रय आंसू होगा, आप देख लीजिएगा, अंत में लोग सब यहीं आ रहे हैं। अच्छा। और सब संपर्क में है, सब लोग आ रहे हैं। मतलब मुझे लगता है कि जो हालात और परिस्थितियां हैं, अगले 6 महीने में तो नामो निशान खत्म। अगले बड़ी भविष्यवाणी कर, अगले 6 महीने में झारखंड से जेल के का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हाँ, मतलब ठीक है, कागजों पर रहेगा, कागजों पर सिमटा रहेगा। हाँ, अभी भी तो कागज और सोशल मीडिया पर ही। क्या बात करते हैं, सोशल मीडिया पर तो आंसू भी रहती है। नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि जो सांगठनिक ढांचा है वो सिर्फ आपको वहीं पर दिखता है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। निशा भगत को जब बाहर का रास्ता दिखलाया गया तो आपके सीने में वो जो पुराने घाव थे उसकी टीस तो एक बार फिर सामने आई होगी। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस घुटन का शिकार निशा भगत थी, उसी घुटन का शिकार तो आप भी हो रहे हैं। वही मोडस ऑपरेंडी है वहां पर। अच्छा। काम करने का जो स्टाइल है, सबसे पहली तो साजिश वहां ये शुरू होती है कि कैसे किसी को पॉलिटिकली खत्म किया जाए। कोई भी चेहरा अगर वो उसको थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है या अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, जैसे ये आभास होगा, पर कतरने की शुरुआत वहीं से शुरू हो गई। तब तो खतरा मंडरा था देवेंद्र नाथ महतो पर भी दिख रहा है। तो उनको तो टिकट भी नहीं मिलने वाला था। वो तो अंतिम परिस्थितियों में जब अमित बाबू को जेएमएम से मिला तो देवेंद्र बाबू लड़ पाए, नहीं तो अमित बाबू का तो नाम लगभग फाइनल था तो उनको तो जेएमएम से बुलावा आ गया अंत में, तो वो लड़ पाए। अच्छा संजय जी, झारखंड में कुर्मी पॉलिटिक्स बड़ी होती है, एक बड़ी आबादी भी है, करीबन 16 से 20% आबादी। हालांकि जनसंख्या का कोई ठीक ठाक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, कई लोगों का दावा तो है कि 10% आबादी है, पर 16 से 20 भी मान ले। कुर्मी पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा सितारा कौन है, टाइगर जयराम महतो या सुदेश महतो? सबसे पहले बात कि जातीय बाउंड्री लाइन में सुदेश महतो जी को आप नहीं बांध सकते। सुदेश महतो जी के राजनीति का दायरा बहुत बड़ा है, बहुत उनका फलक व्यापक है। मैं आपको आंसू के कुछ नेताओं का नाम सामने बता रहा हूँ। सुदेश कुमार महतो जी, देवशरण भगत जी, हसन अंसारी जी, गैर कुर्मी है सब। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ। संजय मेहता गैर कुर्मी, रामचंद्र सहीश जी गैर कुर्मी, प्रवीण प्रभाकर जी गैर कुर्मी। मेरा कहना ये है कि जब तक आप सोशल जस्टिस को स्थान नहीं देंगे तो कैसे आप चाहते हैं कि समाज के सभी वर्गों को बांध लें?
निश्चित तौर पर जिस समाज से आदरणीय सुदेश कुमार महतो जी संबंध रखते हैं उस समाज से उनको प्रेम रहेगा, लगाव रहेगा, लेकिन राजनीति व्यापक दृष्टिकोण में की जाती है। क्या सुदेश महतो भी यही कहेंगे कि चूंकि मेरे समाज पे हमला हुआ इसलिए मैंने निष्कासित किया? क्या जो जिस जाति से पैदा लेता है बस वही उसका समाज होता है? जिस तरह टाइगर जयराम कह रहे हैं, निशा भगत का निष्कासन इसलिए हुआ कि उनके समाज पे हमला किया गया। जब तक क्रिश्चियन पर हमला हो रहा था, आदिवासियों पर हमला हो रहा था, तब वो उनका समाज नहीं था। क्या सुदेश महतो भी इसी लाइन पे चले? ये एक नैरो माइंडसेट हो सकता है पॉलिटिकली, इसमें व्यापक दृष्टिकोण और विजन नहीं छिपा हुआ है। ठीक है, किसी ने कोई कमेंट किया है, कोई बयान दिया है, आप उससे सौकौज कर सकते हैं, पूछताछ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ सजा तय कर सकते हैं। और जो मैंने कहा कि जब रेप के चार्जेस लगे, वसूली के चार्जेस लगे, एक एग्जांपल छोटा सा मैं लेता हूँ। एक एविडेंस उन्होंने प्रस्तुत किया जिनका आप नाम ले रहे हैं कि देखिए मुझसे पैसे मांगे गए थे, ये देखिए व्हाट्सएप चैट है, ये देखिए QR कोड भेजा गया है, ये कहा गया है कि इसको पब्लिक डोमेन में मत लाइएगा, ये मुझे दीजिए। तो जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगा, ये एविडेंस तो पब्लिक डोमेन में है, तो जिस व्यक्ति पर ये आरोप लगा उस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की? अभी तक तो कोई कार्रवाई नहीं हुई है। निशा भगत आरोप लगाती है और आरोप लगता है रामगढ़ के कोई चेहरे हैं, आप उन्हीं की इशारा कर रहे हैं? नहीं, जो उन्होंने दिखाया कि ये देखिए चैट है, हाँ चैट तो भाई संतोष महतो का था, जिनका भी था, जो भी व्यक्ति का था। अगर कोई एविडेंस आपके संगठन के संदर्भ में पब्लिक डोमेन में सामने आया है कि आपके संगठन के लोगों ने वसूली की है, पैसे की मांग की है, तो ये तो एक एलिगेशन हुआ। तो क्या इस एलिगेशन पर भी आपने उसी तरीके से कोई एक्शन लिया कि लेटर लिख करके उसको निकाल दिया? कम से कम इंक्वायरी का ठीक हो जाती। हाँ, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। क्या आपने कोई उस पर इंक्वायरी बिठाई? नहीं। मैं यही कहना चाहता हूं कि सोच में जब समानता नहीं होगी, आप एक तरफ झुके हुए रहेंगे, तो राजनीति में बहुत व्यापक दृष्टिकोण के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। आपको क्या लगता है कि टाइगर जयराम महतो की पूरी पॉलिटिक्स जो है कुर्मी आधारित हो जाएगी? और जैसा कि मैंने कहा कि सुदेश महतो सिर्फ कुर्मियों का चेहरा नहीं होगा, बल्कि टाइगर जयराम महतो कुर्मियों का चेहरा। नहीं, देखिए मेरी बात समझिए। सबसे पहली बात तो मैंने सिर्फ आपको फिर से एक बार कह रहा हूँ, सुदेश महतो जी के राजनीति का फलक बहुत बड़ा। वो विजनरी हैं, वो बहुत दूरदर्शी सोच के नेता हैं। सत्ता उन्होंने संभाला है, झारखंड आंदोलन को देखा है, जिया है और किया है। कैसे ठीक किया था, ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलाया जाता है, उसका एक विशद और व्यापक अनुभव है। व्यापक अनुभव है, और कई लोग इस राज्य के अंदर सीएम रहते हुए दल नहीं चला पाए। दल नहीं चला पाए और सुदेश महतो जी चला रहे हैं 20 सालों से। तो ये हार के बावजूद चला रहे हैं, हार के बावजूद चला रहे हैं, बहुत विपरीत परिस्थितियों में चला रहे हैं, तो कुछ तो काबिलियत होगी उनके अंदर। दूसरी बात कि आप कह रहे हैं कि क्या वो व्यक्ति अपने जाति का नेता है? बिल्कुल नहीं। वो अपने संगठन के बीच जो कुछ पदाधारी हैं, जो लफंगे हैं, जो खास चेहरे हैं, नहीं, जो लफंगे हैं, चक्के हैं, पैसे की वसूली करते हैं, सड़कों पर गाड़ियों को रोकते हैं, मछली की गाड़ियां रोकते हैं, कंपनी के दरवाजे पर जाके वसूली करते हैं, वो उसी का नेता है। उतना ही दायरा है, एलिगेशन लगा रहे हैं, वही दायरा है। आप एक बात समझिए, आप किसी संगठन के अध्यक्ष हैं और आपका संगठन का व्यक्ति जाकर के वसूली कर रहा है, जाकर के कंपनियों वालों को धमका रहा है, जाकर के टोल प्लाजा के पास मछली की गाड़ी को रोक रहा है, जाकर के NTPC को धमका रहा है, जाकर के अडानी से बात कर रहा है, जाकर के मगध में कह रहा है कि हमको पैसा दीजिए, जाकर के आम्रपाली में कह रहा है कि पैसा दीजिए, और वसूली कर रहा है सब जगह जाकर के। तो जो वसूली बाज लोग हैं, आप उसके नेता हुए ना। आप अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उसी का लीडर है, ना अपना जाति का नेता, ना झारखंड का नेता है, चोर, उचक्का, वसूलीबाज गैंग का एक छोटा सा नेतृत्वकर्ता बनकर रह गया है। 2029 में क्या संभावना देखते हैं? कहां रहेगी अब पार्टी और कहां रहेगा आंसू? 2029 में जेएमएम की सरकार सत्ता से वापस जाएगी। हाँ बिल्कुल, वापसी होने वाली है। क्यों, बताना चाहता हूँ। नहीं, वापसी होगी वो ठीक है, अल्टरनेट क्या होगा? आएगा कौन? एंट्री किसकी हो? आंसू आ रही है, आंसू आ रही है। 2029 में इस बात को आप लिख कर रखिए। 81 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आप लोग? ये तो फैसला पार्टी की केंद्रीय समिति करेगी, फिलहाल मैं अधिकृत नहीं हूं इसके लिए। लेकिन इस बात को मान करके चलिए आप
कि 2029 के चुनाव में सुदेश कुमार महतो प्रमुख चेहरा होंगे। 2029 में आजसू इस राज्य का नेतृत्व करेगा और आजसू नेतृत्व करेगा या आजसू एक मजबूत पार्टनर होगा? आजसू नेतृत्व करेगा, एक नया राजनीतिक विकल्प देगा इस झारखंड के अंदर। क्या आज तक आजसू पार्टनर रही है, छोटा पार्टनर रही? हम लोग एक बड़ा विकल्प देंगे अच्छा। राजनीतिक तौर पर। देखिए, पॉलिटिक्स में ये सब चीजें चलती रहती हैं, गुना भाग, गणित, जोड़ घटाव, इसके साथ उसके साथ, ये सब एक पार्ट है, लेकिन व्यापक दृष्टिकोण में आजसू आपको इसमें दिखाई पड़ेगा। इस बात को आप मानते? पूरा कॉन्फिडेंट है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। मुझे एक बात बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुदेश महतो जी अभी 50+ होंगे। उन्होंने झारखंड आंदोलन 50+ से कुछ ज्यादा है, हमको लगता है 56 50+ होंगे, एग्जाम्पल मान लेते हैं। 50+ का मतलब तो 51 भी होता है। तो नौजवान नेता है, नौजवान नेता है। झारखंड आंदोलन किया उन्होंने, आंदोलन को जिया, विधायक बने, गृह मंत्री बने, तमाम चीजें हुई। अब उस दौर के आंदोलनकारी नेताओं में पूरे झारखंड के अंदर आप नजर दौड़ाइए कि कौन नौजवान नेता इतना डायनेमिक, इतना ऊर्जावान, इतना दूरदृष्टि वाला बचा हुआ है, जिसके पूरे राज्य में स्वीकार्यता हो, एक्सेप्टेंस हो, जिनको राज्य में पूरा लोग जानता हो, जिन्होंने सत्ता चलाया हो, सत्ता चलाने का अनुभव हो, और जो खतियानी झारखंडी हो। ऐसा कोई नेता तो है नहीं। अब भाजपा को निशाने पर ले रहे हैं, क्योंकि भाजपा में कई चेहरे पर खतियानी नहीं है। नहीं, मेरा कहना है पूरे राज्य के अंदर एक इंडिपेंडेंट चेहरा जो किसी पॉलिटिकल फैमिली से संबंध नहीं रखता हो। जैसे ठीक है, हमारे हेमंत सोरेन जी हैं, तो वो तो गुरु जी के लीगेसी को आगे बढ़ा रहे हैं, उनका एक विरासत है। ऐसा कोई नेता जिनकी कोई पॉलिटिकल विरासत नहीं, जिसने सब कुछ खुद से खड़ा किया हो, और जिस तरह का नौजवान हो, जो झारखंडी हो, जो खतियानी हो, जिसने झारखंड की सत्ता को संभाला हो, सत्ता को संभालने का अनुभव हो, संगठन चलाने का अनुभव हो, ऐसा कौन नेता झारखंड में बचा हुआ है? मुझे आप बताइए, कोई एक नाम बता दीजिए, मैं जान जाऊंगा। कोई एक ऐसा चेहरा बताइए जो बचा हुआ है। कोई तो बचा ही नहीं है, सिर्फ सुदेश कुमार महतो बचे हुए हैं। भाई जरा मतलब अनुभव की कमी है, जुआ तो भी है, वो कोई चेहरा नहीं है, वो ना उनके पास कोई अनुभव। खैर, दूसरे मुद्दे पर आते हैं। जिस तरह कुर्मी जाति के द्वारा एसटी स्टेटस की मांग की जा रही, आप इसे कितना जस्टिफाई करते हैं, कितना, और आजसू पर इसका क्या स्टैंड है? क्या आजसू का स्टैंड इस पर क्लियर है। पहली बात तो ये कि अगर कोई समाज अपने मांग को रख रहा है, तो ये तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल और डेमोक्रेटिक राइट्स है, और बिल्कुल इस अधिकार का सम्मान किया जाना चाहिए। पार्टी की इस पर ये राय है कि आदिवासी सूची में शामिल करने की ये मांग नहीं कर रहे, उसको पुनर्बहाल करने की मांग कर रहे, क्योंकि ऐतिहासिक दस्तावेजों में इस बात का जिक्र है कुर्मी पहले एसटी सूची में थे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस पहलू पर इनकी मांग का सम्मान किया जाना चाहिए, और राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठते हुए इस पहलू पर एक समाज के इस मांग का सम्मान करना चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। पर जिस इसका कोई बेसिक होना, क्योंकि कुर्मी जाति को एसटी में शामिल किया गया था, अंग्रेजों ने किया था, हटाया भी अंग्रेजों ने। आदिवासी समाज की दलील है कि चूंकि यह पात्रता पूरी नहीं करते थे, इसलिए तो इन्हें हटा दिया गया। रही बात रूढ़िगत प्रथा की, परंपरा की, मैं बता रहा हूँ, कस्टमरी लॉ की, जहाँ दूसरी जातियों के पास भी वही कस्टमरी लॉ है। सिर्फ वो यहाँ के जो कुम्हार जाति है, यहाँ की तेली जाति है, यहाँ की कोरी जाति है, उनके भी अपने अपने रस्मो रिवाज है, कस्टमरी लॉ है, फिर उन्हें पर हम क्यों किया जाए, सिर्फ कुर्मी को शामिल क्यों किया जाए? ठीक है, अब आप सीएनटी का जिक्र करेंगे, तो सीएनटी तो 1908 का है। मेरा कहना यह है कि आजादी के पहले की आप जब बात कर रहे हैं, ब्रिटिश के समय की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि ब्रिटिश ने लाया, ब्रिटिश ने हटाया, मेरा कहना है सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि जो स्टेटस की बात है, क्या उनकी जीवन शैली, क्या उनकी परंपरा, उनके पारंपरिक रीति रिवाज, उनके रहन सहन और उनकी संस्कृति, कला, आप जब गौर करेंगे तो वो उनके बेहद करीब हैं। वे तो कह रहे हैं कि जो सरहुल अब मनाने लगे, मड़े में विवाह अब करने लगे, यहाँ तक कि कुर्मी जाति के लोग घर से तुलसी उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं, और अपने को गैर हिंदू के दिखलाने के लिए अब पाहन से भी पूजा करा रहे हैं। पिछले 5 वर्षों का एक खेल है साहब, इसके पहले तो जनेऊ पहन के हिंदू बन के घूम रहे थे।
देखिए, मैं स्पष्ट तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में दस्तावेज तो होंगे, हम्म दस्तावेजों का मूल्यांकन हो, हम्म इनकी मांगों पर गंभीरता से विचार हो, हम्म और जब ये मांग कह रहे हैं, हम्म इतनी बड़ी आबादी अगर कोई बात को कह रही है, हम्म मैं सबका सम्मान करता हूँ। जैसे हमारे आदिवासी समुदाय के उन लोगों की मांग है कि सरना धर्म कोड लागू होना चाहिए। हम्म मैं कहता हूँ बिल्कुल लागू होना चाहिए। हम्म ये उनकी जायज मांग है, हम्म क्योंकि आदिवासियों को लेकर के आपको ये समझना होगा कि उनकी अपनी मौलिक परंपरा और रीति रिवाज है, हम्म उनकी अपनी जीवन शैली है, हम्म उनकी ग्राम सभा में शक्तियां हैं, हम्म ये सरकार पैसा भी नहीं लागू कर पाई। हम्म तो सबके आइडेंटिटी का जो सवाल है, पहचान का जो सवाल है, हम्म उसको जिंदा रखने के लिए हम्म अगर विधिक तौर पर हम्म कोई एक रास्ता बनाने की मांग कर रहा है, हम्म तो उसको तो आपको सुनना पड़ेगा नहीं नहीं, लोकतंत्र में। सवाल तो ठीक है, पर मान तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। यहाँ के जो अंसारी जाति है, मुस्लिम है, हम्म उनका दलील है कि उरांव खिलजी के शासनकाल में उरांव जनजाति को का बड़े पैमाने पर धर्मांतरण हुआ, तलवार के जोर पर हुआ। अब चूंकि उरांव से मैं अंसारी बना हूं, इसलिए मुझे भी एसटी दर्जा दिया जाए, मेरा धर्म बदला, मैं खून तो बदला नहीं। देखिए, जब आप कन्वर्जन की बात करेंगे, ये एक व्यापक बहस है और एक व्यापक मुद्दा है। दूसरी बात, जैसे अभी एक बात सामने आती है कि जो लोग कन्वर्ट होकर के आए हैं, दूसरे धर्मों में चले गए, उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। अब इस पर जब आप बहस करने बैठेंगे तो आप कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि इस देश में जो आरक्षण है वो जातीय आधार पर है, धार्मिक आधार पर नहीं है। तो बहुत सारी पेचीदगी भी है। पेचीदगी कहाँ है? बिल्कुल साफ है, धार्मिक आधार पर नहीं, जातीय आधार पर है। और धर्म बदलने से तो जाति बदल नहीं रही है, हिंदुस्तान में तो नहीं बदल रही है। जैसे मैं आपको कहता हूँ कि कई बार ये मांग सामने आती है ना कि डीलिस्टिंग किया जाना चाहिए। तो डीलिस्टिंग की अगर जब कोई मांग कर रहा है तो इसमें बड़ी संवैधानिक चुनौतियां हैं। मेरा कहना है कि लोकतंत्र की यही खासियत है कि सबको अपना मांग रखने का अधिकार, सबको अपनी मांगों को सरकार के समक्ष बताने का अधिकार है। सरकार और व्यवस्था पर ये निर्भर करता है कि वो उसको कितना लागू करती है और कितना विचार करती है। तो इस मांग का तो सम्मान किया जाना चाहिए कि कोई अगर अपनी बात को रखना चाहता है तो रख सकते, तो उसको रखने दीजिए, उसको डिस्टर्ब नहीं करिए, आप भी अपनी मांग रखिए, बाकी सरकार के निर्णय पर। कुर्मी जाति के एसटी स्टेटस के सवाल पर जितनी मुखरता से जयराम महतो बोल रहे हैं, आंसू अपने एक बड़ा जो जनाधार है गैर आदिवासियों के बीच में, गैर कुर्मियों के बीच में, और सुदेश महतो जी का जो अपनी आभा है कि एक जाति के बंधन में बंधना नहीं चाहते, जाति का चेहरा बनना नहीं चाहते, उस दबाव में कुर्मी जाति का जो एसटी स्टेटस का मांग है उस पर थोड़ा नरमी बरत रहे हैं। इस पर सबसे ज्यादा मुखर आंसू रहा है। सदन में सवाल उठाए गए हैं, हमारे चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने सवाल उठाया है। अभी भारत के जो महारजिस्ट्रार हैं वहां पर जाकर के जनगणना में कुड़माली को शामिल करने के लिए उन लोगों ने मांग रखी है। मेरा कहना ये है कि जब स्टैंड क्लियर है इस पहलू पर, अभी धनबाद में भी जब हमारे अध्यक्ष जी ने स्पीच दिया तो उन्होंने कहा कि हम सरना के भी साथ खड़े हैं और कुर्मी एसटी दर्जा के साथ भी खड़े हैं। तो इसमें अब कोई जरूरी कोई कंट्राडिक्शन दोनों में नहीं, कोई कॉन्ट्राडिक्शन। देखिए, मुझे ये बताइए, कोई बात को बहुत चिल्ला करके कहेंगे तभी आप मानेंगे कि हम इस पर मेरा स्टैंड इसमें तो महारत आपको भी हासिल है। आप भले ही आज आप थोड़ा नरम लहजे में बात कर रहे हैं, नहीं तो संजय मेहता तो तीखे बातों के लिए यही जाना जाता है भाई, ये वही आपकी ओरिजिनलिटी है। मेरी बात सुन, बहुत ज्यादा आक्रामकता के साथ चिल्लाकर बोलने से ही चीजें बहुत मजबूती से नहीं रखी जा सकती, तथ्यात्मक तौर पर भी रखें। हमारा स्टैंड क्लियर है कि ये पुनर्बहाल करने की मांग कर रहे हैं, और अगर पुनर्बहाल करने की मांग कर रहे हैं तो सरकार को, व्यवस्था को इस पर मूल्यांकन करने का उसका अधिकार है, और इस जाति को अपने मांग को मांगने का अधिकार है। खैर, नहीं डिस्टर्ब किया जाना चाहिए। चलिए ठीक है, आपने जब आक्रामकता की बात की, निशा भगत को जब बाहर का रास्ता दिखलाया गया और उसके बाद केंद्रीय प्रवक्ता या केंद्रीय महासचिव विजय सिंह आए, उन्होंने कहा कि इनका लहजा ठीक नहीं था।
आक्रामक तेवर से बात करती है, मुलायम शब्दों में नरमियत से भी बात की जा सकती है। अब देखिए किसी के लहजे पर मैं क्या कमेंट करूंगा। पर उनके ही जो पार्टी के जो सबसे बड़े चेहरे हैं वे तो कहते हैं कि मेरा एग्रेशन ही मेरा एग्रेशन ही मेरा सब कुछ है। तो जब वो एग्रेशन जायज है तो निशा भगत का एग्रेशन गलत कैसे हो गया? ओह अच्छा अच्छा, इसका मतलब ये है कि जो करूंगा मैं करूंगा, हाँ, आप कुछ नहीं कर आप कुछ नहीं कीजिए। तो ये थे हमारे साथ संजय मेहता जी, जिन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। हालांकि आज इनके स्वर थोड़े नरम दिखे, अब इसके पीछे की क्या पॉलिटिक्स हो सकती है वो संजय मेहता जाने, लेकिन अपनी बातों को तार्किकता के साथ रखने की कोशिश की और शायद राजनीतिक एक दबाव होता है उसमें बैलेंस करने की भी कोशिश की। ऐसा कुछ नहीं। शुक्रिया।